हो गया और रिकॉर्डिंग में चला गया, तुम्हारे क्लास में वो रह जाएगा। तो हरित क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तकनीकी परिवर्तन। कि हम घिसी पिटी पुरानी तकनीकों से काम करते थे, लेकिन आज हम घिसी पिटी पुराने तकनीक से नहीं, नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। खेती करने के लिए, फसल को बोने के लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं, फसल को तैयार करने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं, सिंचाई करने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं। तो बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक हम मशीनों का प्रयोग करते हैं। यह जो मशीन का प्रयोग करते हैं, यही नवीन तकनीक है। तो इसके कारण भी उत्पादकता कई गुना बढ़ी है। हम एक फसल पहले उत्पादन करते थे, उसी मवेशी से फिर उसका तैयार करते थे फसल को। अभी वैसी बात नहीं है। तकनीकी परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि हम एक तो फसल मशीन से हम काट रहे हैं, अब दूसरे फिर उधर से जुताई हो रहा है, फिर मशीन से ही हम सिंचाई करते हैं और नया फसल लगा देते हैं। तो हमारा जो बीच का गैपिंग था वो कम हो जाता है, ड्यूरेशन कम होता है, और एक साल में हम कई फसल ले लेते हैं। तो यह तकनीकी परिवर्तन भी हरित क्रांति का महत्वपूर्ण तत्व है। हरित क्रांति को लाने में काफी सहायक हुआ, क्योंकि अगर पुरानी तकनीक होता, आज नए बीज खोज के बाद भी इतना परिवर्तन नहीं होता। थर्ड है इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई से भी हरित क्रांति को काफी फायदा हुआ है। सिंचाई से हरित क्रांति को फायदा ये हुआ कि चूंकि नई बीज है, आप इससे ज्यादा फसल लेना चाहते हैं तो समय पर सिंचाई आवश्यक है। पहले हम मानसून पर निर्भर करते थे। मानसून पर निर्भर करने से जो फसल हमें होना चाहिए वो नहीं, चूंकि कभी मानसून होता था, कभी नहीं होता था, हमारा फसल बर्बाद हो जाता था। लेकिन सिंचाई की सुविधा के विस्तार से हम मानसून पर निर्भर नहीं है, हम अपनी फसलों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लेते हैं। बोरिंग यानी लघु सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना में भाखड़ा नंगर वगैरह आ गया, और नवी लघु सिंचाई परियोजना में आ जाता है आपको ये बोरिंग, पंप सेट, कुआं, तालाब, ये सब। और नहर आ जाएगा बृहद सिंचाई योजना में। तो ये बृहद सिंचाई योजना, लघु सिंचाई योजना, सरकार द्वारा सिंचाई के लिए लोन देना, ये सब काफी महत्वपूर्ण रहा है। और इन सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से भी हरित क्रांति देश में देखने को मिला। उसके बाद है पेस्टिसाइड का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। हमारे देश में लगभग 15% जो फसल है सिंचाई के कारण बर्बाद हो जाए, सिंचाई के अभाव, कीटनाशक दवाओं के अभाव में बर्बाद होते हैं। कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर इत्यादि के द्वारा बर्बाद किए जाते हैं। लेकिन कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से इनसे काफी निजात मिला, इनसे इन पर इसका काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जो फसल कीड़े मकोड़े के द्वारा, जैसे टिड्डे के दल के द्वारा बर्बाद हो जाता था, चूहा से या अन्य चीजों से बर्बाद, कीटनाशक कीड़े मकोड़े से बर्बाद होता था, वो अब बर्बाद नहीं होता है। तो ये पेस्टिसाइड का प्रयोग थर्ले से होने लगा, और यह पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवा, मशीन के साथ होने लगा इसका प्रयोग। पहले इतना नहीं होता था। दूसरा, मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। अब मशीनों के प्रयोग के साथ कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है मशीनों के साथ, जिससे उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। उसके बाद है भंडारण। फसल उत्पादन के साथ साथ अगर भंडारण की व्यवस्था ना हो तो फिर किसानों को उसका सही कीमत नहीं मिल पाता। भंडारण के अभाव में फसल उसका
अधिक मेहनत करके तैयार करने के बावजूद भी वह बर्बाद हो जाता था, सड़ जाता था या औने पौने कीमत पे उसे बेचना पड़ता था, जिसके कारण अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी किसानों को। लेकिन अब क्या है कि अब फसलों का अच्छी कीमत उसे मिल सकता है, क्योंकि वो भंडारण कर रखा है, और जब किसान देखेगा, जब लगेगा उसको कहाँ अच्छी कीमत मिल रही है, तभी वह उसको बेचेगा। ये भंडारण की सुविधा हो गया। और उसके बाद है ऋण, पूंजी की उपलब्धता या ऋण। तो सरकार द्वारा किसानों को खेती करने के लिए कृषि ऋण की व्यवस्था की गई। आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी है, इसके तहत किसानों को ऋण भी मिलता है। तो यह ऋण तो खेती वैज्ञानिक हो गया, खेती में यंत्रीकरण हो गया, अर्थात कृषि कार्य अब पहले जैसा नहीं रहा और वो काफी महंगा हो गया। तो ऐसी स्थिति में किसान इन यंत्रों का प्रयोग कर सके, किसान नए बीजों का प्रयोग कर सके, अच्छी तरह से खेती कर सके, इसके लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है और सरकार इसके लिए व्यवस्था की, ऋण का प्रबंध की बैंकों द्वारा। केसीसी उसे लोन मिलता है या अन्य तरह का भी लोन मिलता है, जिससे वह कृषि कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकता है। तो कृषि लोन, कृषि ऋण के कारण भी, ऋण व्यवस्था के कारण भी उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। इस तरह से हम पाते हैं कि ये सब ऐसे तत्व हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी किया, ये कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इसीलिए इसे कृषि के उत्प्रेरक तत्व कहा गया है और इसे हरित क्रांति के लाने वाले तत्व भी कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि हरित क्रांति के प्रभाव, तो आप हरित क्रांति के प्रभाव को दो भागों में बांट सकते हैं, एक अच्छा प्रभाव, दूसरा बुरा प्रभाव। तो हम लोग पहले इसके अच्छे प्रभाव को देखें। हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति के चलते सबसे पहले तो ये हुआ फायदा कि कृषि की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। कुछ कुछ फसलें तो ऐसी है जिसके उत्पादन में लगभग 5 टाइम्स चेंजिंग हुआ, 5 गुने वृद्धि हुई है। जैसे मक्का लें, धान लें, गेहूं लें, इन सब की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। तो उत्पादन वृद्धि होना यह इसका पहला फायदा है हरित क्रांति का, कि कृषि उत्पाद काफी कई गुना बढ़ गया। दूसरा इसका तत्व है, फायदा है कि कृषकों को सालों भर रोजगार सृजन कह सकते हैं। कि इसमें क्या हुआ कि चूंकि कृषि कार्य वैज्ञानिक पद्धति से होने लगा, इसमें मशीन का प्रयोग होने लगा, तो सालों भर कृषकों को इसमें काम मिल पाता है। पहले क्या होता था कि मौसम पर खेती होती थी, उस मौसम के चले जाने के बाद कृषक लोग बेरोजगार हो जाते थे। लेकिन हरित क्रांति, सिंचाई के साधनों का प्रयोग, उच्च तकनीक का प्रयोग, इससे ऐसा हुआ कि अब वर्ष भर खेत में फसल लगा रहता है। तो इससे सालों भर कृषि कार्य चलते रहता है, तो लोगों को सालों भर काम मिलते रहता है, इसलिए रोजगार सृजन में यह मदद किया है। उसके बाद है इसका पॉइंट्स, इसके फायदे का, कि हरित क्रांति के कारण किसानों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। अब आप कुछ लोगों को छोड़ दें, जिसे आप कंजूस कह सकते हैं, ऐसे लोग ढेर सारे मिलेंगे आपको गांव में, लेकिन अधिकांश लोगों को देखेंगे अब उसके घर में पक्के, जो किसान है उसके घर में पक्के का मकान है, वो लोग भी एसी लगा रखा है, वो लोग भी फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का यूज करते हैं। एक जो जीवन स्तर होना चाहिए वो उनका जीवन स्तर हो गया है। तो किसानों के जीवन स्तर में जो वृद्धि हुई है, रहन सहन के स्तर में बदलाव हुआ है, उसके पीछे
हरित क्रांति का योगदान रहा है। उसके बाद वैज्ञानिक खेती। किसान आज अगर वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं तो इसके लिए हरित क्रांति बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि हरित क्रांति के कारण ही भारत में वैज्ञानिक खेती प्रारंभ हुआ है। तो वैज्ञानिक कृषि भी इसका एक महत्वपूर्ण फायदा है। तो ये सब हरित क्रांति के अच्छाई रहा, सकारात्मक प्रभाव हुआ, फायदा हुआ। अब है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव का मतलब हरित क्रांति के से नुकसान। तो सबसे पहले हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव हुआ क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब यह हुआ हरित क्रांति के कारण कि जो देश जो राज्य पहले हरित क्रांति को अपनाया, क्लास चल रहा है। अच्छा ठीक। तो जो राज्य पहले हरित क्रांति को अपनाया वो काफी विकास करते गया, जो राज्य उसको नहीं अपना पाया वो पिछड़ गया। अब देखिए पंजाब और बिहार दोनों के किसान में काफी का अंतर आएगा। तो यह हुआ कि वो हरित क्रांति को पहले अपनाया और बिहार नहीं अपनाया, तो ये क्षेत्रीय असमानता। उसके बाद आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता या विषमता हरित क्रांति के कारण काफी बढ़ा। तो आर्थिक विषमता है क्या? तो आर्थिक विषमता है अमीर और गरीब के बीच खाई। तो पहले क्या था कि अमीर लोग और गरीब लोग में उतना अंतर नहीं होता था। अभी क्या हो गया कि अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे कृषि कार्य में, क्योंकि जो अमीर है वही ट्रैक्टर खरीदेगा, जो अमीर है वही मशीन, वही पंप सेट, वही हार्वेस्टर खरीदेगा, और वो अपना तो फ्री में करेगा क्योंकि उसका अपना मशीन है, और दूसरे जो गरीब लोग उसको खरीदेगा नहीं, तो गरीब लोग से वह कमाएगा, यानी कस्टमर हो जाएगा गरीब लोग उसका। तो गरीब एक तो क्या कर रहा है, अमीर को दे भी रहा है, अमीर ऐसे भी उसका अपना फ्री हो रहा है। तो जितना टेक्नोलॉजी है वो सब अमीर खरीद रहा है, अमीर लोग ले रहे हैं, और वह कस्टमर के रूप में गरीब लोग यूज कर रहा है उसको। तो ऐसी स्थिति में पैसा का जो ट्रांसफर है वो गरीब से अमीर की तरफ हो रहा है। तो गरीब और अधिक गरीब होते जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होते जा रहा है। अगर दो तीन ट्रैक्टर ले लिया, 2-3 मशीन पंप सेट ले लिया, बोरिंग ले लिया, उसके बाद जो है वो थ्रेशर ले लिया, तो वो क्या है ना कि वो बहुत, यह भी जमीन से ज्यादा उसको इससे आमदनी आ रहा है, तो ये और अमीर होता चला जाएगा, और वो जो किसान है, जो छोटे किसान है, वो और गरीब होता चला जाएगा। इससे हरित क्रांति में जो है, हरित क्रांति कारण असमानता में काफी वृद्धि हुई है। उसके बाद तीसरा जो है वो है पर्यावरणीय ह्रास। हरित क्रांति का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव या यूं कह सकते हैं कमी, ये रहा कि इसमें कीटनाशक दवाओं का धड़ल्ले प्रयोग हुआ। बीज में काफी परिवर्तन, उसके जीन में परिवर्तन किया गया। इन सब का पर्यावरण पर काफी प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण बढ़ा है। फसल जिस समय लगाते हैं किसान, उस समय से ही खेत में केमिकल, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवा और खाद, ये रसायन, इस सब का प्रयोग करना शुरू करते हैं। इसका असर उसके फसल पर तो पड़ता ही है, जो लोग खाते हैं उस पर पड़ता है, और
यह जो बरसात के मौसम में ये जो मिट्टी प्रदूषित होता है, बरसात के मौसम में पानी के माध्यम से ये बहकर नदी नाले में चला जाता है, नदी से फिर समुद्र में जाता है और फिर उसमें जो रह रहे जीव जंतु है उस पर बुरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हरित क्रांति के कारण पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट फैक्टर है कि हरित क्रांति नए नए रोग को जन्म दिया। जो रोग पहले नहीं हुआ करता था वो अब नए रोग का माने उत्पन्न होना हरित क्रांति के कारण माना जाता है। इसलिए कि हरित क्रांति में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं और उसको संरक्षित रखने के लिए, लंबी अवधि तक रखने के लिए, जैसे आटा जल्दी सड़े नहीं और गेहूं जल्दी खराब नहीं हो, मक्का जल्दी खराब नहीं हो, तो स्टोर करके ज्यादा दिन रखना है, लंबे दूर तक इसको भेजना है, ये सब चीज जो हरित क्रांति के कारण हुआ है तो उसका प्रभाव अनाज पर तो पड़ता है। अनाज मनुष्य खाता है, इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इससे नए नए किस्म की ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है। उसके बाद इसका बुरा प्रभाव पड़ा है रोजगार पर भी। उसके हरित क्रांति में के अंतर्गत धड़ल्ले से मशीनों का प्रयोग होने लगा, या यूं कहें कि कृषि का मैकेनाइजेशन हो गया, कृषि का यंत्रीकरण हो गया। फसल बोने से लेकर के आज के डेट में काटने और तैयार करने तक मशीन के उपयोग किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो मेन पावर था, जो मानव श्रम था, उसका छटनी होना शुरू हो गया और लोग बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरित क्रांति के कारण बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। अब है हरित क्रांति के कारण दलहन, तेलहन इत्यादि जो हमारा और परंपरावादी बीज जो था, दलहन तेलहन के उत्पादन में काफी कमी हुई, जिससे द्वितीय हरित क्रांति की बात की जा रही है। चूंकि हमारे यहाँ गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसका उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जो चना था, जो उड़द था, जो सरसों था, राई, तो इस सब के उत्पादन में काफी कमी आई। यह भी हरित क्रांति का बुरा प्रभाव रहा। उसके बाद हरित क्रांति के कारण ये जो नए बीज का प्रयोग हुआ, तो हमारे यहाँ जो औषधीय युक्त जो बीज था, जो हमारे बहुत सारे काम में आता था, जैसे तीसी, उसके बाद उड़द की दाल, खेरी, कौनी, चीना, मरुआ, ये सब ऐसी चीजें हैं जो औषधीय युक्त था। इन सारे परंपरावादी जो हमारे कृषि थे, जो हमारे फसल था, पौराणिक फसल, जो औषधीय फसल था, इसका बीज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है और यह समाप्त होने के कगार पर है। यह कुछ दिनों के बाद नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरित क्रांति के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन इन फायदे और नुकसान को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते हैं कि हरित क्रांति से हमें मुंह मोड़ लेना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। हम उसके जो नुकसान है उससे कैसे बचें, इन चीजों की आवश्यकता है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा कि हरित क्रांति से हम कैसे बचें और इसका अधिक से अधिक हम उपयोग करें। हरित क्रांति के लाभ अधिक से अधिक लें और इसके नुकसान से हम बचते रहें। ऐसे उपाय हमें अपनाने की आवश्यकता है। थैंक यू। कुछ पूछना भी है किसी को?